चलिए, अभी हो गया, है ना? तो देखो, कफ जो हमारा था, कितने प्रकार का था? 5। उसमें क्लेदक और अवलंबक। क्लेदक कफ हमारा कहाँ रहता है? आमाशय में, जीआई ट्रैक्ट में। आमाशय में, और जो हमारा जठर होता है ना, जठरांत्र, जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उसमें रहते हैं। लेकिन यदि इनमें भी पूछें तो ड्यूडेनम और जेजुनम में रहता है। ड्यूडेनम और जेजुनम में विशेष तौर पे रहता है क्लेदक कफ। ठीक है। और इसका काम क्या है? काम है रस धातु में प्रवेश करके पाचन करना। मतलब क्लेदक कफ रस धातु जो है उसमें मिलेगा और पाचन करेगा, खाने का अवशोषण करेगा। और आत्मसात, जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं ना, एसिमिलेशन, वो करता है। और भोजन को नरम बनाता है। और नरम बना करके जो मतलब हमारी जठराग्नि है उसके अनुकूल उसका मतलब वो क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल या माध्यम बनाता है, ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से जठराग्नि ने हजम करना है उस प्रकार का वो उसको बना देता है। ठीक है। अब यदि ये विकृति हो गई, पैथोलॉजी में क्या मिलेगा? यदि विकृति हुई तो क्या होगा? हमारा जो आमाशय है और ड्यूडेनम जेजुनम है, इनमें पाचन प्रभावित होगा। ठीक है। अब इनमें और क्या बोलते हैं आपका, जो नाड़ी में यदि क्लेदक कफ लगातार मिले, यदि आपको नाड़ी में क्लेदक कफ के जगह पे लगातार क्लेदक कफ मिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावना होती है। ठीक है। यस। अच्छा, ये यह जो है क्या बोलते हैं, आमाशय और जेजुनम,
इनमें गड़बड़ हुई तो क्या मिलेगा आपको? कैसे पता चलेगा कि इसमें गड़बड़ हो गई है? आमाशय, ड्यूडेनम और जेजुनम में इनके पाचन प्रभावित हुआ तो कैसे पता चलेगा आपको कि इसमें गड़बड़ है? पता तो होना चाहिए ना। देखो, जो हमारा आमाशय मतलब स्टमक, ठीक है, और ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होती है ग्रहणी। ड्यूडेनम को क्या बोलते हैं? ग्रहणी। और जेजुनम, जेजुनम क्या है? जेजुनम है छोटी आंत का बीच का भाग, ठीक है। और ड्यूडेनम होता है छोटी आंत का डोर। मैंने बताया था ना, डी फॉर डोर। और खाना जहाँ स्टमक से, मतलब स्टमक हो गया, फिर स्टमक से छोटी आंत का जो डोर हो गया, और फिर छोटी आंत का बीच का हिस्सा हो गया, ये तीनों इसी में आ जाते हैं, ठीक है। और यह है पाचन तंत्र के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि हम मॉडर्न पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग लें तो एसिडिटी, एसिडिटी होगी, मतलब इनमें गड़बड़ है तो एसिडिटी होगी। एसिडिटी है तो स्टमक में गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? स्टमक में। एसिडिटी कभी आप सोचो कि इंटेस्टाइन में हो जाएगी, नहीं। एसिडिटी किसी व्यक्ति को है, गैस्ट्राइटिस है तो स्टमक में है, ठीक है। किसी को ड्यूडेनाइटिस या अल्सर हो, ड्यूडेनाइटिस या फिर अल्सर हो तो ड्यूडेनम में हो गया। किसी को मेल एब्जॉर्प्शन नहीं है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, या पेट में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो वो कहाँ होगा? जेजुनम में होगा। और जो बाइल होता है उसकी भी डेफिशिएंसी हो सकती है, उसकी कमी, या एंजाइम की भी कमी से भी हो सकता है, ठीक है जी। इससे क्या होगा? एपच हो जाएगा, मतलब इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट भारी रहेगा, गैस, जलन, उल्टी, मितली, पेट दर्द, ठीक है। और प्रॉपर से एब्जॉर्प्शन ना होना, कमजोरी लगेगी, वजन कम हो जाएगा, ठीक है। ये था मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग। और यदि आप न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग आते हैं या आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आते हैं, तो इसका मतलब है कि अग्नि मांद है, डाइजेस्टिव फायर आर वीक, ठीक है। आमाशय व गृहिणी में दोष दृष्टि है, मतलब आमाशय और गृहिणी में दोष दृष्टि है। इट मीन्स वात पित्त कफ इम्बैलेंस हैं। अजीर्ण होगा उनको, अजीर्ण। और आम फॉर्मेशन, आम का निर्माण होगा। आम अवस्था समझते हैं ना? आम मतलब म्यूकस, नहीं, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स। आम मीन्स टॉक्सिन्स। आयुर्वेद की भाषा में टॉक्सिन्स को आम बोला जाता है, आम।
सर बड़ा और माँ आम। टॉक्सिन्स लिख लो, नहीं तो आम लिख लो। AMA, आम फॉर्मेशन, आम। और ग्रहणी रोग हो जाता है ऐसे में। ग्रहणी रोग का पता है ना, ग्रहणी, IBS। अच्छा, दर्शन संकेत में कैसे पहचानोगे आप? सर किसमें बोला आपने? इसी में, ये जो अभी हम क्लेद कफ पढ़ रहे हैं, इसमें दर्शन में मतलब आप कैसे देख करके पता लगाओगे कि इसका क्लेद कफ गड़बड़ है? हमें तो, हम मोस्टली क्या कर रहे हैं जीप कि, में व्हाइट, हाँ जी, जीप में भी व्हाइट होती है ना। हाँ, सर इसी में अपना यूडीएफ भी आएगा ना सर, ऐसा? UDF भी आएगा। देखो, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं। हम आगे से इसी प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक रहेगा ना ये? यस सर, यस सर, यस सर, दैट्स ओके। मतलब कि उसमें हम दर्शन कैसे देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल क्या हो सकता है, और टेस्ट रिपोर्ट, और मतलब उसमें हमें क्या हो सकता है ना। तो आगे से हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो, दर्शन में क्या मिलेगा आपको? जीभ मोटी मिलेगी, और जीभ पर एक परत होगी वाइट वाइट सी, और जब वो खाना खा लेगा तो खाने के बाद जो है ना, उसका पेट भारी हो जाएगा। मंदाग्नि होगी। मंदाग्नि का मतलब समझते हैं कि अब खा लिया, कभी तो होगा क्या कि अब खा लिया तो 5 घंटे बाद भी थोड़ा सा खाया और भूख नहीं लगेगी। बोले कि पहले भूख लगी थी, पानी पी लिया, पानी पी लिया तो अब, बोले कि अब तो नहीं, अब तो पानी पिया, अभी भूख नहीं है, भूख खत्म होगी। ठीक है। अच्छा, मॉडर्न टेस्ट आपके पास लेके आता है कोई पेशेंट, मॉडर्न टेस्ट लेके आता है, और उस व्यक्ति का HB लो है, B12 लो है,
प्रोटीन लो है, तो यह जो काम था ये किसका था बताओ? ये लो है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा ना, यस सर। तो ये लो किसका काम था? ये जेजुनम का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम पार्ट का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मिड पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? जी सर। यस सर। हाँ जी सर। भाई, हमें और अनडाइजेस्टेड फूड आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड आएगा, और स्टूल में फैट आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो सलाइवा टाइप आता है ना। तो अब यदि किसी को यूडीएफ आ रहा है और स्टूल में म्यूकस आ रहा है, तो इसका मतलब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही खराब है। अच्छा, यदि एंडोस्कोपी में लिखा आ जाए गैस्ट्राइटिस या ड्यूडोनाइटिस, क्या लिखा आ जाए एंडोस्कोपी में? गैस्ट्राइटिस या ड्यूडोनाइटिस, तो इसका मतलब क्या है? गैस्ट्राइटिस कहाँ होगा? स्टमक में बोलो। सर। हाँ, स्टमक में। और ड्यूडोनाइटिस, ड्यूडोनी जो ड्यूडोनम है हमारा, वो क्या बोलते हैं उसको? ग्रहणी। स्टमक और छोटी आंत का मिलने का जो जगह है ना, वो। और यदि हाई शुगर मिलती है, क्या मिलती है? हाई शुगर, हैवीनेस रहती हो, म्यूकस आता है, मतलब किसी व्यक्ति की शुगर ज्यादा है और शरीर में भारीपन भी रहता है, म्यूकस भी, तो इसका मतलब बताओ क्या होगा? क्लेदक कफ बढ़ गया। क्या होगा? क्लेदक कफ बढ़ गया, और में यह टेंडेंसी है उसकी। ठीक है, अब रोग की शुरुआत आयुर्वेद की भाषा में, मतलब हम क्या समझते हैं? आयुर्वेद की अब भाषा जो है वो रिपोर्ट्स की, अब मान लो किसी व्यक्ति को इंडाइजेशन है, यूडीएफ है, हैवीनेस है, तो इसका मतलब क्या है? अग्नि मंद है। ट्रीटमेंट का हमें समझ आ गया होगा क्या करना पड़ेगा। अनडाइजेस्टेड फूड है, इंडाइजेशन है, हैवीनेस है, तो ट्रीटमेंट हमें समझ आ गया होगा ना कि क्या करना है हमें। यस सर। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म देना है, यूडीएफ देना है, एलएफ भी देना है। अच्छा, आम निर्माण कैसे होता है? कैसे पता चलेगा कि टॉक्सिन्स जमा होने लगे? किसी की स्टिकी टंग टंग हो जाए, मोटी टंग हो जाए, है ना, उसके ऊपर कोटिंग जमने लग जाए, थकान सी महसूस होने लग जाए, एपिटाइट पुअर हो उसका, टंग पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाएं,
तो समझ लो कि उस व्यक्ति को टॉक्सिन्स जमने शुरू हो गए, टॉक्सिन्स आम निर्माण शुरू हो गया है। वह व्यक्ति भविष्य में जब बीमार होगा तो अच्छे खासे वाला होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक उसको आराम नहीं आता। ठीक है, म्यूकस आ रहा हो, हैवीनेस है, लेथार्जीपन है, शुगर हाई है, ठीक है, तो मतलब कफ क्लेद कफ की वृद्धि है। मेलोब्जप्शन है, लूज स्टूल है ना, बल्कि स्टूल है, वीकनेस है, तो ग्रहणी दोष है। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात करते हैं, अगला क्या था, अवलंबक कफ। देखो इसमें ऐसे जो हम पढ़ इसका रहे हैं ना, इसमें पल्स में कैसा स्पाइक मिलता है सर? पल्स में स्पाइक, पल्स में तो जहाँ ये क्लेदा कफ रहता है, जो वो पल्स नाड़े हम जो उंगली में, उसी जगह पे मिलेगा। जो क्लेदा कफ का जो जगह है ना, वहीं पे मिलेगा। जैसे कैसे ये डिस्टल लैंड के फर्स्ट वाली बात में सर, हाई मिलेगा, लो मिलेगा? आप थे नहीं क्या उस दिन? बताया था एक दिन शायद। कोई नहीं, फिर से मैं भेज दूंगा, है ना, ग्रुप में भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो अवलंबक कफ कहाँ रहता है? फेफड़े में, प्लूरा में, पेरिकार्डियक में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोलस में, एल्वियोलाई में, हृदय क्षेत्र में। फेफड़े, प्लूरा, पेरिकार्डियम, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई और हृदय क्षेत्र, इन जगह पर अवलंबक कफ रहता है। अब एक बात साफ होगी, यदि अवलंबक कफ इन जगह पे रहता है तो बीमारी भी इनसे रिलेटेड आएगी और टेस्ट रिपोर्ट भी इन्हीं से रिलेटेड आएगी। इसका काम क्या है? हृदय में प्रवेश करके पूरे शरीर में संचारित होना, और अवलंबक कफ सभी कफ प्रणालियों को पोषण और सपोर्ट देते हैं। ठीक है, और variability यदि line. जितनी भी कफ की ये जो प्रोसेस हैं,
प्रणालियां हैं। प्रणाली मतलब कि कफ जहां जहां है और जितने टाइप का कफ है उन सब को यह पोषण देता है और सपोर्ट देता है। सर स्पॉट मीन्स क्या होता स्पोर्ट सहारा, स्पोर्ट SUPPORT स्पोर्ट सहारा, हेल्प करता है। आपने कुछ और लिख लिया था क्या? स्कोर्ट। अच्छा, नाड़ी में कैसे पता चलेगा? नाड़ी में यदि अवलंबक कफ के जगह पर स्पाइक मिलती है तो ब्रोंकियलस कंजक्शन, प्यूरल इफ्यूजन, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, पेरिकार्डियल में गड़बड़ हो सकती है और फेफड़ों की जो वाइटल कैपेसिटी है वो लो मिलेगी। सर ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आइटिस है तो मतलब बताओ क्या होगा? Inflammation. और ब्रोंकियल कंजक्शन हो गया तो कंजेशन हुआ तो आइटिस है तो मतलब इन्फ्लामेशन हुई और Narrow होता है ना? हाँ जी बताओ Narrow किसको होता पता है है? ना उसमें रास्ता? हाँ, उसमें नैरो होता है। उसमें नैरो हो जाता है जो सर ब्रोंकियल दर्शन में पता चलेगा? है। दर्शन में ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलस का दर्शन में पता चलेगा कि बाहर से देख के बता सकते हैं? हाँ, दर्शन में क्यों नहीं पता चलेगा? लेकिन ब्रोंकियल कंजेशन जो है एक प्रॉपर एक रोग नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ब्रोंकियलस कंजेशन कब होता है? जैसे सर्दी जुकाम हो गई, किसी को धूल से एलर्जी है, ठीक है, धुएं से एलर्जी है, या कई बार जो है ना क्या होता है कि दिल की कमजोरी होती है तो भी फेफड़ों में कंजेशन हो जाता है। अब आप देखेंगे कैसे कि चेस्ट में भारीपन है, सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी है, ठीक है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ जमा हुआ है गले में, कफ कुछ मेरे को बल्कि अटका हुआ है कुछ, मतलब कि शुरुआती इन्फेक्शन है ये। और ब्रोंकाइटिस यह एक डिजीज है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब देख करके कैसे पता करोगे? उसको लगातार खांसी रहेगी, ज्यादा कफ निकलेगा, सांस फूलेगा, चेस्ट में दर्द होगा या जलन होगी, इतना हो जाता है, बुखार भी आ जाता है।
आया, समझ नहीं आया? यस सर। आया सर। ओके। और जो पीठ से, जो मतलब इसमें है ना, पीठ में जो हमारा मिड बैक है, उसमें भी गड़बड़ आती है। जो सर थोरेसिक ब्रोंकाइटिस वर्टिब्रा है ना, सर अवलंबक कफ, ब्रोंकाइटिस नहीं नहीं नहीं, सुनो, अवलंबक कफ का मान लो कि जो जगह है उसमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें गड़बड़ हो गई है? नाड़ी में तो पता चलेगा कि अवलंबक कफ की जगह पे स्पाइक मिलेगी, ठीक है, और उसको प्लूरल इफ्यूजन्स वगैरह, ब्रोंकाइटिस वगैरह मतलब मिलेगा, उसको पेरिकार्डियल का गड़बड़ मिलेगा। और उसको यदि स्पाइन में देखोगे तो स्पाइन में उसको कमर में बीच में दर्द होगा, मिड बैक में। थोरेसिक वर्टिब्रा जो T4 से T12 तक है ना, वो मिड बैक है, वहां पर उसको दर्द होगा कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है T4 से लेके T12 तक। ठीक है जी। अच्छा, साइकोलॉजिकल कैसे पता चलेगा इसका? साइकोलॉजिकल पता चलेगा कि फेफड़े दबे हुए से हैं, उसको ऐसा लगेगा कि फेफड़े मेरे दबे हुए हैं। उसकी जो भावना रहेगी ना, वो गहरी शोक की रहेगी, उदासी सी रहेगी ऐसे व्यक्ति की। ठीक है, अब ये गड़बड़ कैसे होता है? इटियोलॉजिकल क्या है इसका, मतलब क्यों होता है? किसी का धूम्रपान का इतिहास रहा हो, या फिर नशीले पदार्थ यूज किया उसने, तो अवलंबक कफ प्रभावित होता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट में कैसे पता चलेगा बताओ? ब्लड टेस्ट में ऐसे पता चलेगा, सीबीसी यदि हमने कराया तो डब्ल्यूबीसी हाई मिलेगा, और डब्ल्यूबीसी हाई मिला, इसका मतलब इन्फेक्शन है बॉडी में कहीं। ठीक है, उसको निमोनिया या ब्रोंकाइटिस है। ईएसआर सीआरपी आई है, तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन है मतलब कि प्लूरा में, लंग्स में, पेरिकार्डियम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अभी बताया था वैसे बता दूं कि अभी पूरा टेस्ट की पूरे एकदम डिटेल में जाएं, बताओ? लेकिन इसमें समय, टाइम टेकन बहुत रहेगा ये। बोलो। सर बता दीजिए। प्रोकैल्सिटोनिन एक टेस्ट होता है, प्रोकैल्सिटोनिन, PROCLCITONIN, प्रोकैल्सिटोनिन एक टेस्ट होता है। यदि ये हाई है तो इसका मतलब बैक्टीरियल न्यूमोनिया है। सीवियर
बीएनपी एनटी, प्रो बीएनपी एक टेस्ट होता है बीएनपी, ठीक है, या एनटी। यदि ये हाई है तो इसका मतलब क्या है, हार्ट फेलियर पेशेंट, वो हार्ट फेल होने वाला है, कार्डियक स्ट्रेन है उसका। ठीक है, एक एबीजी टेस्ट होता है, एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस, जो पीएच लेवल नापते हैं ना हम, वो इसी से नापते हैं। ठीक, पीएच लेवल एसिडिक है कि एल्कली है, वो इसी टेस्ट से होता है। और यदि एबीजी ऑक्सीजन कम हो उसमें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह का सब पता चल जाता है इस टेस्ट से कि ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। तो ऑक्सीजन लो हो और CO2 बढ़ रही हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही हो, तो इसका मतलब क्या है भाई, जो बाहर जानी चाहिए थी वो बाहर नहीं जा रही, और अंदर रहनी चाहिए थी वो अंदर नहीं है। तो लंग्स का वेंटिलेशन खराब है, वाइटल कैपेसिटी घट रही है। आप यही तो समझेंगे कि उसकी वाइटल कैपेसिटी कम है। एक्सरे से कैसे पता चलेगा? एक्सरे से ब्रोंकियल कंजेशन होगा। यदि ब्रोंकियल कंजेशन है तो मतलब कि ब्रोंकाइटिस हो गया। और पैच मिल रहे हैं आपको एक्सरे में, पैच, ऐसे जगह जगह पैच, तो निमोनिया है। और उसमें एक बीच में है ना, वो होता है कोस्टोफेरेनिक एंगल बोलते हैं उसको। वो यदि ब्लंट है, कोस्टोफेरेनिक एंगल ब्लंटिंग है, तो इसका मतलब प्लूरल इफ्यूजन्स है, प्लूरल इफ्यूजन्स। क्या है सर? कोस्टोफेरेनिक एंगल क्या है? प्लूरल, कोस्टियोफेरेनिक, COSTO, कोस्टो, PHRENIC। ठीक है, और यदि जो कार्डियक शैडो इनलार्ज हो, हमें कार्डियक की हार्ट की भी इमेज परछाई दिखती है ना एक्सरे में, तो मतलब पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स है, कार्डियोमेगाली हो गया है उसको। HRC टेस्ट होता है एक, HRC टेस्ट। HRC टेस्ट जानते हैं? HRCT टेस्ट, HRCT टेस्ट, हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन ऑफ चेस्ट। इसको हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी बोलते हैं, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी बोला जाता है इसको। ये चेस्ट का CT स्कैन किया जाता है, HRCT। ठीक है जी। क्यों कराया जाता है? जब मान लो लंबे समय तक खांसी, सांस फूलना, ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया ठीक नहीं हो रहा हो, ठीक है, या फिर लंग्स की कोई डिजीज हो गई, फाइब्रोसिस हो गया,
स्मोकिंग से लंग्स डैमेज हो गए, प्लूरल डिजीज आ गई, ब्रोंकियल कंजेशन हो गया, ठीक है, तो तब ये कराया जाता है HRCT टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, एल्वोएली में फ्लूइड हो सकता है, एल्वोएली में फ्लूइड हुआ तो इसका मतलब निमोनिया है या ARDS है। ठीक है, और जो ब्रोंकी होती हैं उनकी जो दीवार है वो उसमें थिकनिंग हो तो मतलब इसका मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकी की दीवार में या ब्रोंकी थिकनिंग है, ब्रोंकी मोटी होगी वो ब्रोंकी, तो मतलब कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, और इंटरस्टाइटल चेंज है, मतलब अंदर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो फाइब्रोसिस है, या फिर कफ, क्रोनिक कफ डिसऑर्डर है। इको टेस्ट में बता दूं क्या मिलेगा, आते हैं ना इको, तो पेरिकार्डियल मिलेगा, कार्डियक फंक्शन रिड्यूस मिलेगा, और डिस्टोलिक और सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। ठीक है जी, यस सर। और भी होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी होता है, PFT भी होता है, जिसमें यदि PF होता है ना, उसमें दो 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 काम, दो चीजें होती हैं उसमें, एक PFV ना वो PVF, एक तो ना PFT जो टेस्ट होता है ना, PFT उसको स्पायरोमेट्री बोलते हैं, PFT और स्पायरोमेट्री। PFT टेस्ट में एक तो होता है PVC, ना PVC नहीं, FVC होता है, और एक होता है FEV1। यदि ये लो है तो इसका मतलब लंग्स की कैपेसिटी लो है। फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी मतलब कम है। ठीक है जी, और यदि इसका रेशियो बदल गया FEV1 का और FVC का, ठीक है, इसका रेशियो बदला तो मतलब ब्रोंकाइटिस, COPD, स्मोकिंग रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है। ऐसे तो हम बहुत सारे उसमें जा सकते हैं, फिर तो बहुत एकदम यहाँ यहीं पे MBBS हो जाएगी भाई, क्या बढ़ हो जाएगी बात। चलो, सही है सर। है क्योंकि तो आपको सब इतना याद ऐसे ऐसे रहता है, हाँ जी, सब इतना याद रहता है, एक्यूरेट पॉइंट पे देख के बोलना वो इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ, वो आप मतलब ये टेस्ट का तो बस ऐसे ही बता दिया मैंने कि आपके पास कोई टेस्ट लेके आता है तो क्या हो सकता सर वो है हार्ट ना, फेल होने वाले टेस्ट का नाम क्या बोला था आपने? है बताएगा कोई ना कोई बताएगा भाई। बताओ भाई कोई भी। BNP, B for boy, N for nest, P for parrot। ओके सर।
बोधक कफ, तीसरा है बोधक कफ। बोधक कफ का जो स्थान है वो जीभ, मसूड़े, दांत, मुख की लार। तो इसका मतलब प्रॉब्लम आएगी तो भी कहाँ आएगी, यहीं पे आएगी। और इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ठीक है, और क्लेदक कफ के माध्यम से पाचन में सहायता होती है। और दूसरा बोधक कफ का काम है तीसरा, 6 रस हैं हमारे, 6 रस। पता है ना 6 रसों का, कि 6 रस कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। नोट हो गए 6 रस? 6 रस मतलब मधुर मतलब स्वीट, अम्ल मतलब शोर, SOUR शोर, लवण मतलब की साल्टी, तिक्त मतलब बिटर, कटु पंजेंट बोलते हैं उसे, पंजेंट, PUNGENT, पंजेंट, कषाय एस्ट्रीजेंट। सर कसाय वाली चीजें कौन सी होती हैं? मधुर का जो गुण होता है वो होता है शीत, गुरु, स्निग्ध। और ये करेगा क्या, वात कम करेगा, पित्त कम करेगा, कफ को बढ़ाएगा। और इसमें आपका क्या बोलते हैं, अग्निमंद करता है ये, अगर ज्यादा हो गया तो मधुर रस। और उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके? अग्निमन तो सर टॉक्सिन्स अवस्था में, इंडाइजेशन। हाँ, नहीं इसमें घी है ना। आहार का उदाहरण भी तो हमें देखना है ना, कि आहार का मतलब क्या हो सकता है। जैसे आ, आपका ये हो गया ना, क्या बोलते हैं, दूध, चावल,
गेहूं, घी, तो खजूर वगैरह, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, तो ये इनका मतलब कहाँ उपयोग करेंगे हम? किसी का मोटापा बढ़ाना हो, किसी में कमजोरी हो, है ना, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। और क्या किसका पूछा था? कषाय का। कषाय जी कषाय जो होता है, जिसकी प्रकृति रुक्ष, शांत, नहीं वो शीत और गुरु हो, यह क्या करता है? पित्त का कम करता है ये, कम, कफ भी कम करता है और पित्त भी कम करता है, वात बढ़ाता है। मतलब कोई पित्त वाला व्यक्ति हो तो कषाय चीजें देनी चाहिए। कफ, कफ भी कम करेगा। कफ कम करेगा मतलब कि जैसे किसी को गॉल स्टोन है तो कफ बढ़ने से हुई वो, तो यानी कि उसको कषाय चीजें देनी चाहिए। कषाय चीजें देने से मतलब क्या हुआ? जैसे अनार, हरड़, जामुन, ये कषाय हैं। जैसे हरड़ है वो कषाय है, जामुन कषाय है। ठीक है, लेकिन एक हरड़ से एक और चीज होती है कि वो है ना, मतलब वात तो बढ़ाती है, लेकिन वात बढ़ाने के साथ साथ वो कब्ज नहीं छोड़ती है। मतलब वैसे वात बढ़ने से कब्ज, शुष्कता आनी चाहिए, लेकिन हरड़ लेग्जिस्टिव है। मतलब कब्ज में भी, मतलब उसमें काम करेगी वो, है ना। किसी को वो करना हो, ब्लड ब्लड फ्लो हो रहा हो, तो भी उसमें भी वो काम आती है। अंदर कोई घाव हो गया हो तो भी उसमें काम आती है। सर दोनों चलो, हरड़, छोटी और बड़ी? हाँ हाँ, सर ये बताया था कि हाँ जी। सर ये आपने बताया था कि क्या कफ को कम करेगी और वात और पित्त को बढ़ाएगी, क्या बोल रही थी सर? एक बार दोबारा बोल दीजिए। पित्त, वात को बढ़ाती है ये, पित्त भी कम करेगी। दस्त लगा देती है ये। पित्त को कम करती है। मान लो किसी को पीलिया हो गया, पित्त ज्यादा है, गुस्सा किसी को ज्यादा आ रहा है पित्त ज्यादा होने की वजह से, हीट बढ़ गई है, तो कसाय, ये आप कसाय चीजें दे सकते हो उसको। पीलिया हो गया उसको, है ना, शक्कर में या गुड़ में मिला करके और उसको पिलाइए, पानी के साथ खिलाइए, एक एक चम्मच दोनों टाइम, 10 दिन, एक दिन में पता चल जाएगा। वात कम करना है ना, तो लवण वाली चीजें खिलाइए फिर उसको। लवण वाली चीज, ये दीपन पाचन करता है, दीपन का काम करता है। जैसे सेंधा नमक, समुद्री नमक ना, है ना, तो ये कब, जब अरुचि हो, है ना, कब्ज में भी सहायक होते हैं।
लेकिन बीपी बढ़ाते हैं, लो बीपी में काम करते हैं ये लवण वाली चीजें, हाई बीपी में नहीं। हम तो कहीं और ही घुस गए। विकृति, इससे क्या आएगी? मसूड़े जो है ना दांतों से वो नहीं हट जाते हैं, है ना, या मसूड़ों में फफोले हो जाते हैं, फोड़े। अच्छा, जब यह कफ बिगड़ता है, बोधक कफ, तो बोधक कफ जब बिगड़ता है तो दांत में कीड़ा लगना, बोधक कफ बिगड़ा तो दांत में कीड़ा लगेगा जी। और ये जो शक्कर या कार्बोहाइड्रेट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, उन व्यक्तियों की नाड़ी में मिलता है ये। ठीक है, इसकी विकृति, इसकी जो रस विकृति है, कैसे पता चलेगा? बिना नमक के लार नमकीन लगना, मतलब नमक खाया भी नहीं, फिर भी उसकी जो लार है वो कैसी होगी? नमकीन नमकीन लगेगी। होता है ना, बल्कि मेरा मुंह नमकीन रहता है थोड़ा सा, किसी किसी का मुंह कड़वा रहता है ना, बल्कि मेरा पानी नहीं पिया तो मुंह कड़वा हो जाएगा, मुंह कड़वा कड़वा होता है। तो इसका मतलब इस कफ की गड़बड़ है, क्योंकि जो रस धातु जो है वो रस धातु का संबंध डायरेक्ट बोधक कफ से है। डायबिटीज जब होती है तो उसकी मीठे की बहुत इच्छा होती है, मुंह में मीठा स्वाद रहेगा। ठीक है, सर तो जिसका मुंह नमकीन या कड़वा या मीठा रहता हो तो फिर उसको ट्रीटमेंट कैसा देंगे? हाँ, बोधक कफ को ठीक करेंगे बाबा। बोधक कफ को ठीक करेंगे ना हम। करेंगे ना हम। तो ये कैसे? मुंह को ठीक कर रहे हैं, मुंह को। सर हमारे टेस्ट वाला मेडुला देना है क्या? टेस्ट वाला मेडुला हो गया, है ना, और रस, जो रस विकृति हो गई, डेंटल का हो गया, स्लाइवा से जुड़ा हुआ हो गया, जो हम वो देते हैं ना स्लाइवा के लिए। इन वाला पॉइंट। हम्म, अब हम देखो, हमें ये मतलब बोधक कफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो किसी को ना टीथ में प्रॉब्लम है, भाई दांतों से, मुंह से रिलेटेड, स्वाद से रिलेटेड ही तो आता है ना इसमें प्रॉब्लम। अब किसी की यदि शुगर क्रेविंग है तो उसको कम करना है, नहीं, मतलब मान लो देखो, पहली चीज तो क्या कि टेस्ट है, जैसे ओरल रिफ्लेक्स है ना, तो आप उधर फेदर टच दे सकते हो, ठीक है। और वहां पर जो हम ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टिथ पॉइंट और ये जो देते हैं वो दे सकते हो।
अब पहली चीज तो हमें क्या करना है कि उधर का जो स्लाइवा है वो नॉर्मल करनी है, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है, मतलब कि यानी कि जो से डाइजेशन की तैयारी करानी है, डाइजेशन सही होगा तो रस सही बनेगा ना, रस की गड़बड़ है ये। अभी मैंने बताया ना कि रस और बोधक कफ दोनों एक वो हैं, तो यानी कि रस की गड़बड़ है। शुगर क्रेविंग है, उसको कम करना है, ठीक है। अभी यदि हम क्रेनियल नर्व का ठीक करते हैं तो हमारा जो टेस्ट है, स्लाइवा है, वो ठीक होगा। उसमें फेदर टच दे सकते हैं हम, है ना, और वो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं। दूसरा हमारा जो फेशियल पाथवे, मतलब जा लाइन से रिलेटेड जो हमारा प्रॉब्लम है, जिसमें गम्स आ गए, टिथ सेंसिटिविटी आ गई, माउथ का सेंसेशन आ गया, तो उधर का जो भी है उसके लिए हम जो भी करते हैं, मेडुला वगैरह जितना भी है, 17 मेडुला, 8 मेडुला जो भी है वो दे सकते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड हमारा है, तो उसके लिए आप स्लाइवरी के लिए जो भी दे सकते हो। डाइजेस्टिव है, स्लाइवा किससे बनती है? अच्छा, जैसे शुगर क्रेविंग कम करना है तो यानी कि डायबिटीज की टेंडेंसी है, उसको पेनक्रियाज से ठीक कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ, जाओ। खाने में ऐसा कर सकते हो, जिसको मधुर खाने का वो है उसको कटु कसूति का उसका बैलेंस करिए, है ना। और हाइजीन रखिए। और दूसरा, ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें जिंक और B12 की कमी होती है। क्या होता है? B12 और जिंक की कमी होती है, यानी कि लेफ्ट राइट पार्खू देना है आपको। ठीक है जी। नहीं आया समझ? आया सर, आया। तो दो और रहते हैं, दो को छोड़ दें कि खत्म कर लें? सर आपकी इच्छा। अच्छा, तो मेरी इच्छा से तो क्या होगा भाई। चलो 3 ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत हो गया मेरे हिसाब से। नहीं, नहीं तो फिर वो सारा उस पे जाएगा, सिर के ऊपर से तरकप का तर्पक, और अगला वो क्या है उसका नाम, श्लेष्मक, श्लेषक। 2 छोड़ लेते हैं, 3 को कर लेते हैं। यदि हम मतलब इतना उसमें जाके करेंगे ना, दर्शन का, फिजियोलॉजिकल का, ब्लड टेस्ट का, तो बहुत ये वो मतलब वो रहेगा, टाइम टेकन। लेकिन सर वो समझ क्योंकि में भी थोड़ा ज्यादा आएगा। हाँ, ये तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। इसके लिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपको मेन बात तो हमारी यही है ना कि समझ में आना चाहिए। जी सर। हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, मुख्य जो काम है वो तो यही है कि हमें समझ आना चाहिए, है ना। यदि आपको ऐसा सही लगता है तो इसमें तो मुझे तो कोई परेशानी है नहीं। ठीक है जी। यस सर।
हाँ, जी जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर 3 को कल कर लेते हैं हम, ना 2 को, ठीक है सर। है ना? ओके सर। तो ओके जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस आज डे ज्यादा लोग आए हैं सर। और बाकी नहीं आए, आज सबको पता नहीं था, क्या पता नहीं। चलो कोई सर नहीं। यही प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ज्वाइन नहीं हो रहा था। ये नहीं, वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी ना ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर में पहले से इसमें जो है ना वो फीड कर रखा था